Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar. We are going to read at this time Geography and its sixth chapter. The name of the chapter is Manufacturing Industries. इस चैप्टर का ये चौथा क्लास है, यानी फोर्थ वीडियो इस चैप्टर के ऊपर ये आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रीड केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ इंडिया में काफी तेजी से हो रहा है। इंडिया का केमिकल इंडस्ट्रीज फास्ट ग्रोइंग है और डाइवर्सिफाइंग है, यानी डिफरेंट टाइप्स के केमिकल इंडस्ट्रीज का काफी तेजी से इंडिया में ग्रोथ हो रहा है। केमिकल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सभी प्रकार के इंडस्ट्रीज शामिल हैं। ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज सभी क्षेत्रों में भारत में केमिकल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। जहां तक इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज का तात्पर्य है, इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, एडेसिव यानी चिपकाने वाला मटेरियल बनाने में, और पेंट्स, डाइज इत्यादि के निर्माण में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण लार्ज स्केल पर किया जाता है इंडिया में। इसके अतिरिक्त नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज, सोडा ऐश का निर्माण, सोडा ऐश का इस्तेमाल शीशा बनाने में किया जाता है, ग्लास मेकिंग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त सॉप्स यानी साबुन, डिटर्जेंट्स यानी कपड़ा साफ करने का टिकिया इत्यादि, पेपर, ये सब में केमिकल इंडस्ट्रीज की उपयोगिता है। केमिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा ही इन सभी प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ कास्टिक सोडा का निर्माण केमिकल इंडस्ट्रीज के माध्यम से किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज पूरे देश भर में फैले हुए हैं और ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स इत्यादि आते हैं। इसका भी व्यापक पैमाने पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इस तरह से केमिकल इंडस्ट्रीज के मामले में भारत एक तेजी से प्रगति करने वाला देश है। ऑर्गेनिक केमिकल के अंतर्गत और आते हैं पेट्रोकेमिकल्स, जिसका इस्तेमाल होता है सिंथेटिक फाइबर बनाने में, सिंथेटिक रबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, डाई स्टफ यानी कलर का मटेरियल इत्यादि बनाने में, ड्रग्स यानी मेडिसिन इत्यादि बनाने में, और फार्मास्यूटिकल्स यानी डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन्स, चाहे टैबलेट हो, सिरप हो, इंजेक्शन हो, सभी प्रकार के ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा ही सभी प्रकार के मेडिसिन का निर्माण किया जाता है। मेडिसिन के निर्माण के क्षेत्र में, ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री के क्षेत्र में इंडिया ने कितनी प्रगति की है, आप इसका अनुमान अगर लगाना चाहते हैं तो इस बात से लगा सकते हैं कि जिस समय कोरोना की महामारी पूरे दुनिया में आ गई थी, उस समय साधारण सी दवाइयों के लिए दुनिया का जो सुपर पावर अपने को समझते हैं अमेरिका, वो इंडिया को धमकी दे रहे थे
क्लोरोक्विन की दवा, पैरासीटामोल, ये सब कोरोना में, मतलब एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, ये सब कोरोना में काफी उपयोगी माने जाते थे। और ये सब मेडिसिन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है, और इंडिया ने उस समय एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दिया था मेडिसिन का, जिसके चलते हमको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को धमकाया था। लेकिन इंडिया ने एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाया, और बदले में क्या किया कि 150 से ज्यादा कंट्रीज को, इंक्लूडिंग अमेरिका, 150 से ज्यादा कंट्री को इंडिया ने फ्री में वैक्सीन और दवाई जहाज में भर भर करके, एरोप्लेन में भर भर करके सबको गिफ्ट दिया। तो इस तरह से यही डोनाल्ड ट्रंप उस समय भी थे, काफी लज्जित हुए थे कि वो खरीदने के लिए परेशान थे, यहां फ्री में गिफ्ट में दे दिया। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। तो ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स इत्यादि के आसपास ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स को लगाया जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज का काफी तादाद में कंज्यूमर है। तो केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। केमिकल इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है, अपने कंज्यूम भी करता है। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी केमिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि बेसिक केमिकल्स का इस्तेमाल डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को, केमिकल्स को, फर्टिलाइजर्स को, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इत्यादि को बनाने में किया जाता है। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स, यानी कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अदर केमिकल प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए किया जाता है। एग्रीकल्चर वगैरह में केमिकल इंडस्ट्रीज का, जब भी आपको जिक्र कर रहे थे, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर एग्रीकल्चर भी डिपेंड करता है। अब हम लोग जिक्र करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इस कारण से कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अभी भी मोर देन 60% पीपल इन आवर कंट्री आर स्टिल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इत्यादि की आवश्यकता है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का एग्रीकल्चर में मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है, यानी यूरिया। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो बोलते हैं, मतलब वह यूरिया का इस्तेमाल होता है खेती में। जैसे ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन, वैसे ही काफी इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए, और वो यूरिया में प्राप्त होता है। तो नाइट्रोजनस प्लांट्स जिसके अंतर्गत यूरिया का प्रोडक्शन होता है, इसके अतिरिक्त फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स और अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट एंड पोटास। और पोटास इज इंटायरली इंपोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स
ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटास और पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। पोटास के मामले में हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत खास करके यूरिया और फॉस्फेट यानी डीएपी इत्यादि का निर्माण इंडिया में होता है। लेकिन जितना कंजम्पशन है इंडिया में फर्टिलाइजर्स का, कभी कभी उतना फर्टिलाइजर आपको नहीं मिल पाता है, इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। और उस परिस्थिति में जब मेन एग्रीकल्चरल सीजन आता है, जैसे धान की रोपनी वगैरह का वक्त, तो यूरिया का इतना ज्यादा नीड हो जाता है मार्केट में कि इस बार तो इंडिया को रूस से काफी अधिक फर्टिलाइजर लेना पड़ा था, क्योंकि इंडिया में जितना कंजम्पशन था उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो इस परिस्थिति में रूस के साथ जो इंडिया का नजदीकी संबंध है, उसके मद्देनजर रूस को कहा गया आपात स्थिति में काफी तादाद में फर्टिलाइजर इंडिया को सप्लाई करने के लिए, तब जाकर के इंडिया में जो फर्टिलाइजर्स के लिए जो सिर्फ फुटबॉल था वो समाप्त हो सका। तो इस तरह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मुख्य रूप से नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का मतलब हुआ कि डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर का मिक्सचर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, अमोनिया, ये पोटास, सब कुछ का मिक्सचर हुआ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास, द थर्ड दैट इज पोटास। जैसा कि आपको जिक्र किए कि पोटास जो है इंडिया में प्रोडक्शन नहीं है और इस कारण से पोटास का इंपोर्ट करना पड़ता है हमारे देश को। तो कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कॉमर्शियली यूजेबल पोटास और पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। इस कारण से पोटास या पोटेशियम प्रोडक्ट्स को इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे कंट्री से। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1960s के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ है। Who was the father of green revolution? Dr. S. Swaminathan. Dr. S. Swaminathan was the father of green revolution. ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, अदर एग्जामिनेशंस में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी हर जगह ये पूछता है ये क्वेश्चन। डॉक्टर एस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे यानी जनक थे। और पीजे कुरियन इंडिया में व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर थे, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। हाँ, व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब मिल्क का प्रोडक्शन। आप जानते हैं कि इंडिया आज संसार में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है। संसार में सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन इंडिया में होता है और इसके लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक उसके फादर पीजे कुरियन थे। हम लोग, आप लोग की तरह बच्चे थे तो हम लोग पढ़ते थे कि डेनमार्क में दूध की नदी बहती है, वहां काफी दूध का उत्पादन होता है, लोगों को जितना चाहते उतना भरपेट दूध खाने के लिए मिलता है। तो हम लोग तरसते थे कि कैसा कंट्री वो होगा कि दूध की नदी वहां बहती है। और अभी स्थिति है कि इंडिया ने सबों को पीछे कर दिया, डेनमार्क वगैरह को ही पीछे छोड़ दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन की चर्चा कर रहे थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता क्या है कि एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर यानी डिफरेंट साइंटिफिक टूल्स, इंप्लीमेंट्स का यूज, वैज्ञानिक तौर तरीके से खेती करना,
फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इत्यादि का इस्तेमाल करना, यही ने कहा होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत यही हुआ जिसके चलते एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफी अधिक बढ़ गया। वो इंडिया जो भूखमरी का शिकार था, इस देश के बहुत सारे लोग भूखे रह जाते थे, भूखे मरते थे। कनाडा और अमेरिका से आता था गेहूं और मक्का आता था, जिसको आजकल सरकारी स्कूल में दिया जाता है मिड डे मील। तो पहले मिड डे मील नाम तो नहीं था, लेकिन उसी टाइप का चीज था। गेहूं और या मक्का जो आता था अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे, उसका घट्टा बनाया जाता था। उसको तोड़ करके, पीस करके, बॉयल करके, नमक दे करके उसको घट्टा बोलता था। और वो घट्टा खाने के लिए स्टूडेंट लोग तरसता था। रोटी वगैरह नहीं मिलता था जी, घट्टा मिलता था, उसको बॉयल करके, और उसको खाने के लिए लोग तरसता था। इंडिया में भूखमरी थी। इस मेरा कहने का मतलब आज क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इंडिया न सिर्फ अनाज के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, बल्कि लाखों टन अनाज साल भर में फ्रेंड कंट्रीज को देता है, लाखों टन एक्सपोर्ट करता है, लाखों टन सड़ जाता है तो समुद्र में फेंक डालता है। तो आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द केमिकल इंडस्ट्री इज एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इत्यादि की जरूरत बढ़ गई, और नतीजा हुआ कि केमिकल इंडस्ट्रीज का काफी एक्सपेंशन हुआ। गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला इत्यादि में फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन होने लगा। इसके अतिरिक्त न सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में, इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, ये सभी स्टेट्स जो है आज केमिकल फर्टिलाइजर्स इत्यादि का प्रोडक्शन कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी केमिकल इंडस्ट्रीज का प्रचार प्रसार पूरे कंट्री में हो रहा है। लेकिन इतना के बावजूद जब एग्रीकल्चर का पीक सीजन आता है तो जितना यूरिया वगैरह की आवश्यकता होती है उतना सप्लाई हो नहीं पाता है, जिसके चलते यूरिया वगैरह का ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव टू रीड सीमेंट इंडस्ट्री। जानते हैं कि इंडिया काफी तेजी से डेवलपिंग पैटर्न पर चल रहा है। एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपमेंट का कार्य इंडिया में काफी तेजी से चल रहा है। और डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि घर, ऑफिस इत्यादि का निर्माण भी काफी तेजी से हो रहा है। यानी इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके लिए सीमेंट की आवश्यकता है, सीमेंट की आवश्यकता है, इसके लिए स्टील की आवश्यकता है, छड़ इत्यादि की आवश्यकता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री के मामले में भी इंडिया काफी प्रोग्रेस कर रहा है। तो सीमेंट इज इसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज। भारत में न सिर्फ बिल्डिंग, साथ ही साथ रोड, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज इत्यादि का, ब्रिजेज, फ्लाईओवर इत्यादि का काफी तेजी से निर्माण हो रहा है। एयरपोर्ट्स का निर्माण, डैम का निर्माण, ये सब चीजों का निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। और आप अच्छी तरह से समझते हैं कि चाहे ओवर ब्रिज का निर्माण करना हो, हाउसेज का निर्माण करना हो, सब में सीमेंट की आवश्यकता है। ब्रिज का निर्माण कीजिए या गोडाउन का निर्माण कीजिए, ऑफिसेज का निर्माण कीजिए, फैक्ट्री का निर्माण कीजिए, रोड का कंस्ट्रक्शन कीजिए, सब में सीमेंट की आवश्यकता है।
अब तो नेशनल हाईवे सीमेंट से बन रहा है। आप लोग को मालूम होना चाहिए, अब नेशनल हाईवे का निर्माण सीमेंट से हो रहा है। अरे सीमेंट से नीचे ढलैया हो जाता है और ऊपर अलकतरा का सिर्फ एक लेयर दिया जाता है, तो आपको देखने में लगता है कि अलकतरा है। पहले क्या होता था ना कि पहले गिट्टी वगैरह बिछा करके और उस पर अलकतरा का लेप दिया जाता था। हाँ, उस पर जो है रोलर चलाता था तो वो जल्दी टूट जाता था। अब क्या है कि अब गिट्टी वगैरह बिछा करके उसको ढलैया किया जाता है पहले सीमेंट से, सीमेंट छड़ इत्यादि से ढलैया होता है और उसके बाद अलकतरा का लेप चढ़ाया जाता है। अलकतरा जो रोड के ऊपर ब्लैक कलर का होता है ना, एक प्रकार का, हाँ, एक प्रकार का मटेरियल जो रोड का अपर लेयर का निर्माण करता है, कोल तार। तो रोड बनाने में अलकतरा का इस्तेमाल होता है। कहीं भी आप रोड देखती है ना, काला रंग का दिखता है ना, वो काला क्योंकि अलकतरा की सहायता से उसका निर्माण होता है। यानी सीमेंट जिस प्रकार का मटेरियल है वैसा ही अलकतरा है, लेकिन सीमेंट और का अलकतरा में दो फर्क है। अलकतरा धूप में पिघल जाता है, सीमेंट नहीं पिघलता है। दूसरा, पानी में अलकतरा घुल जाता है, सीमेंट नहीं घुलता है। बाढ़ आने के बाद रोड हमेशा टूट जाता है ना, क्यों? क्योंकि अलकतरा का वो जो लेप रहता है, लेयर रहता है, तो वो अलकतरा डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, यही सब अलकतरा। लेकिन अलकतरा का कुछ मेरिट भी है, जैसे अलकतरा से जो रोड बनता है वो स्मूथ रहता है, उस पर गाड़ी काफी स्मूथली रन करता है, और सीमेंट वाला रहता है उस पर तो हल्का सा जर्किंग वगैरह रहता है। हाँ, तो इस तरह से सीमेंट इंडस्ट्री जो है काफी इसेंशियल है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, बिल्डिंग हाउसेज के बिल्डिंग के लिए, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, रोड, एयरपोर्ट्स, डैम्स और अदर कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स के निर्माण के लिए। द इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम। सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल में क्या चाहिए? हैवी रॉ मटेरियल चाहिए। सीमेंट बनाने के लिए किस प्रकार का हैवी रॉ मटेरियल चाहिए? तो लाइमस्टोन चाहिए, सिलिका चाहिए, जिप्सम चाहिए। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। साथ ही साथ रेल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कोयला चाहिए और इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। इतना सीमेंट के लिए जो है नेसेसरी कंडीशंस है। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको आता है 1-2 नंबर का बोर्ड में कि सीमेंट के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। तो अभी आप पढ़ रहे थे कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के अंतर्गत लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम इत्यादि है। नेक्स्ट पॉइंट, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कोल और इलेक्ट्रिक पावर का सफिशिएंट सप्लाई होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेल ट्रांसपोर्टेशन आवश्यक है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, ताकि रॉ मटेरियल को सीमेंट के फैक्ट्री तक लावे और प्योर मटेरियल को यानी सीमेंट को, सीमेंट के बैग को विभिन्न देश के विभिन्न भागों में या सीपोर्ट तक पहुंचाने का काम कर सके। इसके लिए रेल नेटवर्क की आवश्यकता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। 1904 ईस्वी में यानी 1904 में फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप किया गया था इंडिया में। लेकिन स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस सीमेंट इंडस्ट्री का काफी तेजी से प्रचार प्रसार हमारे देश में हुआ। तो इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज फाउंड द प्रोड्यूस अ रेडिली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया। इंडिया में जिस सीमेंट का निर्माण होता है उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है और इस कारण से इंडिया का सीमेंट का कंजम्पशन, खपत न सिर्फ इंडिया के मार्केट्स में होता है बल्कि
दुनिया के अदर भागों में, खास करके ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में और साउथ एशिया में इंडिया के सीमेंट का कंजम्पशन यानी खपत काफी तादाद में होता है। देश के अंदर भी सीमेंट का काफी डिमांड है, क्योंकि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से विकसित होने वाली इकोनॉमी है, तो सबसे ज्यादा विकसित होगी तो घर भी बनेगा ना। दूसरा कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री कौन है? इंडिया है ना। तो इंडिया का पॉपुलेशन जब दुनिया में सबसे ज्यादा है, इंडिया ने चाइना को भी जब पीछे छोड़ दिया है, तो कहने का मतलब है कि तो जितने आदमी रहते हैं तो सबके लिए घर भी तो चाहिए, मकान चाहिए ना। तो इसका मतलब मकान काफी तेजी से इंडिया में बनेगा और बन रहा है। पॉपुलेशन काफी होने के चलते इंडिया में मकान बनने का दर काफी अधिक है, और मकान जब बनेगा तो फिर सीमेंट का खपत होगा। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है काफी अच्छा कार्य कर रहा है इंडिया में, क्योंकि न सिर्फ ये डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है, डोमेस्टिक जो नेसेसिटी है उसको सेटिस्फाई कर लेता है, बल्कि काफी तादाद में एक्सपोर्ट भी सीमेंट का हो पाता है इंडिया से। तो एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट domestic demand and supply in order to sustain this industry। तो सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सीमेंट का कंजम्पशन देश के अंदर जितना तेजी से अभी हो रहा है कंजम्पशन, जितना अधिक डिमांड है सीमेंट का, ये डिमांड बना रहे। अब इसके बाद नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का काम है व्हीकल का निर्माण करना। तो व्हीकल, आदमी जब रोटी, कपड़ा और मकान यानी फंडामेंटल नेसेसिटीज जिसका फुलफिल हो जाता है, जिस व्यक्ति का फंडामेंटल नेसेसिटी फुलफिल हो जाता है, यानी रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी हो जाती है, वो व्यक्ति किस चीज के बारे में सोचता है? गाड़ी के बारे में। रोटी, कपड़ा और मकान जिसका पूरा हो जाता है वो गाड़ी के बारे में सोचने लगता है। कोई मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, कोई स्कूटर खरीदना चाहता है, कोई कार खरीदना चाहता है। और इस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी भारत में काफी पोटेंशियल है, और इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी ग्रोथ कर चुका है। तो ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सहायता से गुड्स को ढोया जा सकता है, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का कार्य ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के द्वारा यानी व्हीकल्स के द्वारा किया जाता है। पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी करने का कार्य ऑटोमोबाइल का है, यानी जो व्हीकल्स प्रोड्यूस करता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसका कार्य है। तो ट्रक, बसेज, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के क्षेत्र में दो पहिया साइकिल से लेकर के स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी और डिफरेंट टाइप के 4 व्हीलर, 6 या 10 व्हीलर
24 व्हीलर, सभी प्रकार के व्हीकल्स का निर्माण किया जाता है। और एक एक तो 96 व्हील का भी होता है, इतना बड़ा बड़ा ट्रक होता है ना। हाँ, तो आपको मालूम है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बना तमिलनाडु में, और वहां से वो कई महीनों से आ रहा है और अब पहुंच गया है, बिहार में लगना उसको। तो आफ्टर द लिबरलाइजेशन कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्पररी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या हुआ कि भारत में काफी तादाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। जो विदेशी पूंजीपति थे उन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत ट्रक्स, बसेज, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, ये सब का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किया जाता है, जिसका कंजम्पशन इंडिया में और इंडिया के बाहर के कंट्री में भी होता है। इंडिया से लार्ज स्केल में व्हीकल्स का एक्सपोर्ट भी होता है दूसरे देशों को। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी जब से भारत में अपनाई गई, यानी 1991, तब से क्या हुआ कि मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी व्हीकल्स के क्षेत्र में आया। इंडिया में ह्यूज अमाउंट में कैपिटल आया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और इसका परिणाम क्या हुआ कि एक से बढ़कर एक प्रकार का मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, 4 व्हीलर, एसयूवी, ट्रक इत्यादि का निर्माण होने लगा। 1991 से पहले क्या आजकल जो 4 स्ट्रोक इंजन वाला मोटरसाइकिल है ये बनता था इंडिया में? नहीं बनता था। ये जो 4 स्ट्रोक इंजन वाला मोटरसाइकिल है जो तेल की खपत काफी कम करता है, ये पहले नहीं बनता था। तो ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के बाद जो है आया। मोटरसाइकिल के क्षेत्र में जापान की कंपनी होंडा ने इंडिया की कंपनी हीरो के साथ टाई अप कर लिया, और दोनों के कोलैबोरेशन से हीरो होंडा नामक 2 व्हीलर का प्रोडक्शन होने लगा। हीरो होंडा ने 2 व्हीलर के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी थी। तो हीरो होंडा का कंपनी का स्प्लेंडर जो था वो आज तक वो अपना रिपुटेशन रखे हुए मार्केट में। आज भी लोग स्प्लेंडर खरीदना चाहते हैं। हालांकि आज के डेट में हीरो और होंडा दोनों अलग अलग कारोबार कर रहे हैं। होंडा चूंकि पहले नया था इंडिया में तो हीरो के साथ टाई अप कर लिया था, बाद में होंडा का अपना हो गया, यहां पर सब कुछ जानकारी, अपना ऑफिस स्टाफ हो गया, तो होंडा ने अपना अलग कारोबार कर लिया, और हीरो के पास टेक्नोलॉजी मिल गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, हीरो भी अपना खुद प्रोडक्शन करने लगा। इसी तरह 4 व्हीलर के क्षेत्र में भी तरह तरह का एसयूवी का निर्माण किया जा रहा है आज। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ने इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी सहारा दिया। कंपटीशन चूंकि काफी अधिक प्रोड्यूसर आ गए, काफी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आया, इसका परिणाम हुआ कि कंज्यूमर भी काफी अधिक बढ़ गया। एक समय था इंडिया में, हम लोग जिस समय बच्चे में स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तो उस समय मोटरसाइकिल तो दूर हुआ, कोई साइकिल चलाते हुए जाता था ना तो हम लोग देखने के लिए रोड पर आते थे। आप लोग को नहीं यकीन होता होगा, आप लोग को ये बात नहीं है, विश्वास होगा कि साइकिल चलाने वाले को हम लोग रोड पर देखते थे। नया साइकिल कोई चलाते हुए जा रहा है तो आते थे रोड पर देखने के लिए कि साइकिल चलाते जा रहा है, पहचान जाते थे।
दहेज में मिलता था साइकिल। किसी लड़के की शादी होती थी तो दहेज में साइकिल मिलता था। अब दहेज में साइकिल मिलता था तो वो लड़का धरती पर कदम नहीं रखता था, आसमान में उड़ता था। वो साइकिल से रोज कॉलेज जाता था और साइकिल से आता था। लेकिन आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना प्रोग्रेस हुआ है, इसका आप अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि आज एक एक आदमी के पास 2-2, 3-3 बाइक और 4 व्हीलर भी आजकल जिसके पास है उसको भी कोई देखने नहीं जाता है। हम लोगों के टीचर, हम लोग बच्चे में थे तो हम लोग के टीचर पढ़ाते थे कि अमेरिका ब्रिटेन में जिसके पास कार है उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो ड्राइवर रखते हैं उनको माना जाता है प्रेस्टिजियस। इंडिया में भी वही स्थिति आ चुकी है। आज इंडिया में जिसके पास कार है तो उसको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं माना जाता है क्या? क्योंकि जो चाहता है वही कार खरीद लेता है। कार का इतना मॉडल, इतना कीमत वगैरह कम हो गया है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ा है, प्रोड्यूसर इतना अधिक हो गया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लोगों में कट थ्रोट कंपटीशन, गला घोंट प्रतियोगिता कायम है और इस तरह से कंज्यूमर्स के सामने काफी अधिक व्हीकल्स मौजूद हैं। सभी अपने अपने पसंद का बढ़िया से बढ़िया 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या अदर व्हीकल्स को खरीदते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मुख्य रूप से इंडिया में लोकेटेड है। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। ये सभी शहरों में या शहरों के आसपास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से इस्टेब्लिश्ड है। टाटा मोटर जो है झारखंड में, जमशेदपुर में है। टाटा मोटर बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। टाटा मोटर के द्वारा जो व्हीकल्स का निर्माण किया जाता है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी उसकी काफी अधिक खपत है। और मालवाहक जो व्हीकल्स है उसमें अशोक लेलैंड इत्यादि का नाम आप लोग सुने होंगे। काफी अशोक लेलैंड ट्रक वगैरह बनता है उसका। अब इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इसमें है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आज सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के अंतर्गत काउंट होता है। कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के टेलीविजन या रेडियो या अदर म्यूजिक से रिलेटेड जो है म्यूजिक सिस्टम, होम थिएटर इत्यादि के द्वारा ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही कंट्रीब्यूशन है कि टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर इत्यादि आज हमारे पास है और इसका दिन रात इस्तेमाल करते हैं। इसके बिना हम लोग कभी एक पल भी चैन से नहीं रह सकते हैं। मोबाइल फोन तो आप समझते हैं, मोबाइल फोन आज लोगों की कमजोरी बन चुका है। अरे काफी तादाद में लोग मोबाइल फोन को लेकर के अपने सिर के बगल में सोते हैं। सोते समय मोबाइल फोन देखते हैं, जगते समय मोबाइल फोन देखते हैं, कभी भी दिन में भी मौका मिलता है तो मोबाइल फोन देखते हैं। क्या गलत बात है?
तो इससे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का आज कितना रिक्वायरमेंट है। तो बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल इंडिया का कहा जाता है। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का सेंटर है। बेंगलुरु को इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। नोट कीजिए, बराबर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस शहर को इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। एक्चुअली सिलिकॉन वैली अमेरिका का है, जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का काफी अधिक सेंटर है, डेवलपमेंट है हुआ है। लेकिन इंडिया में क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंडिया का सिलिकॉन वैली कौन है, तो बेंगलुरु। इसके अतिरिक्त अदर इंपॉर्टेंट सेंटर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के हैं, वो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयंबटूर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के सेंटर माने जाते हैं। तो बेंगलुरु पहले इसका नाम बंगलोर था, अब बेंगलुरु हो गया है। तो बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, ये सब ऐसे जगह हैं जहां पर, ऐसे शहर हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन है। A major impact of this industry has been on employment generation. इस इंडस्ट्री के द्वारा काफी तादाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कार्य हुआ है। बहुत सारे लोग मोबाइल फोन, टेलीफोन, टेलीविजन इत्यादि को बनाने, उसको बेचने, उसका दुकान चलाने, उसके रिपेयरिंग में लगे हुए हैं ना। और बहुत सारे लोग इसके माध्यम से अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी आप जिस एजेंसी को देखते हैं हम लोग के यहां, ये चलता हुआ टेलीफोन से और इंटरनेट से नहीं चलता है जी। टेलीफोन से इंडस्ट्री इंटरनेट से चलता है ना। ये मतलब ब्यूरो, टीचर्स ब्यूरो कंप्लीटली इंटरनेट और टेलीफोन से चलता है। तो कहने का मतलब, और ये इंडस्ट्री एक एक ठो ट्यूशन ब्यूरो, टीचर्स ब्यूरो जो है वो 5,000 10,000 लोगों को रोजगार देता है। तो आप समझिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक, तो इस प्रकार से काफी तादाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है इंडिया और पूरे वर्ल्ड में। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये अब तक पढ़ रहे थे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी इसेंशियल है। वही कंट्री डेवलप्ड है जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है। इंडस्ट्रियल मामले में जिसने डेवलपमेंट कर लिया वही कंट्री डेवलप्ड है। ये हम लोग पूरे चैप्टर में स्टडी कर रहे थे। लेकिन अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का साइड इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रीज जो है पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का कार्य हो रहा है। यानी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड होने से बचाना भी आवश्यक है। तो इंडस्ट्रीज जो है काफी तादाद में इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को और इंडिया के डेवलपमेंट को प्रमोट करने का कार्य करता है, या किसी भी देश के
किसी भी देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट को इनकरेज करने का काम इंडस्ट्री का है, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्री के द्वारा लार्ज स्केल पर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रीज के द्वारा धुआं, इंडस्ट्रीज के द्वारा कचरा पदार्थ, बेकार का पदार्थ, वेस्ट मटेरियल्स इत्यादि के द्वारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का कार्य हो रहा है। और इस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना आवश्यक है। इन्वायरमेंट अगर सेफ है तो मनुष्य एवं सभी जीव जंतु सेफ है। अगर इन्वायरमेंट सेफ नहीं है तो किसी भी जीव जंतु का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। तो डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट दैट दे हैव कॉज्ड कैनॉट बी ओवरलुक्ड। यानी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से जिस प्रकार का इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जिस प्रकार का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसके ऊपर रोक लगाना आवश्यक है। इंडस्ट्रीज के द्वारा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, 4 प्रकार का पोल्यूशन इंडस्ट्रीज के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। और ये चारों प्रकार के पोल्यूशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज के द्वारा जो धुआं निकलता है, कोयले को जलाया जाता है और उससे धुआं निकलता है, उस धुआं से एयर की क्वालिटी खराब हो जाती है। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और इस तरह से एयर पोल्यूशन की स्थिति क्रिएट होती है। एयर पोल्यूशन का परिणाम होता है कि विभिन्न प्रकार की रोग बीमारियां लोगों को हो जाती है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि गैसेज का प्रेजेंस एयर पोल्यूशन का प्रमुख कारण है। साथ ही साथ एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स यानी छोटे छोटे कण एयर में हमेशा उड़ते रहते हैं जो एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। तो सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्प्रेज, मिस्ट एंड स्मोक। स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। केमिकल फैक्ट्रीज के द्वारा, पेपर फैक्ट्रीज के द्वारा काफी तादाद में धुआं निकलता है, या अदर फैक्ट्रीज के द्वारा भी। सीमेंट इंडस्ट्रीज से पार्टिकुलेट मटेरियल्स यानी छोटे छोटे कण उड़ते हैं आसपास के वातावरण में और जिससे एयर पोल्यूशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ईंट का भट्ठा जो होता है यानी ब्रिक किल्स यानी ईंट भट्ठा जो होता है उससे काफी तादाद में धुआं निकलता है। रिफाइनरीज से काफी तादाद में धुआं निकलता है। और साथ ही साथ स्मेल्टिंग प्लांट, आयरन स्मेल्टिंग, अल्युमिनियम स्मेल्टिंग इत्यादि का कार्य जहां होता है वहां पर काफी तादाद में धुआं रिलीज किया जाता है और यह धुआं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का कार्य करता है। साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल, किरासन इत्यादि के जलने से यानी व्हीकल्स में इस्तेमाल करने से, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करने से या जलावन के रूप में इस्तेमाल करने से व्यापक पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि की उत्पत्ति होती है जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का प्रमुख कारण बनता है। साथ ही साथ टॉक्सिक गैसेज लीक्स कैन बी वेरी हैजार्डस। तो टॉक्सिक जहरीले गैस फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से जहरीले गैस का लीकेज कभी कभी हो जाता है। और भोपाल में एक बार गैस लीकेज का कांड हुआ था जिसमें हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे। तो इस तरह से भोपाल गैस ट्रेजेडी
को कोई नहीं भुला सकता है। एयर पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। एयर पॉल्यूशन का काफी बैड इफेक्ट होता है मनुष्य के हेल्थ के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। बिल्डिंग भी खराब हो जाता है एयर पॉल्यूशन के कारण। आप लोगों को मालूम होगा कि जो शाहजहां और मुमताज महल के प्यार की याद में जो बनाया गया था ताजमहल, वो ताजमहल के ऊपर भी एयर पॉल्यूशन का जो है प्रभाव पड़ा है। और एयर पॉल्यूशन के चलते ताजमहल के ऊपर कहीं कहीं पर धब्बा पड़ गया है, उसकी चमक फीकी पड़ गई है। तो इस तरह से बिल्डिंग के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद दूसरा, इंडस्ट्रीज के द्वारा दूसरा टाइप का जो पॉल्यूशन होता है वो है वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, इंडस्ट्रीज का कूड़ा कचरा, बेकार का पदार्थ को नाली से होते हुए रिवर में और सी में रिलीज किया जाता है, जिससे रिवर का वाटर या सी का वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। तो वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। कोई भी बेकार का पदार्थ हम लोग नाले में और फिर नदी में और फिर वो नदी से होते हुए समुद्र में चला जाता है, और इस प्रकार से रिवर बॉडीज पॉल्यूटेड हो जाता है। तो मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड आर पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और डाइंग इंडस्ट्री इत्यादि के द्वारा वाटर पॉल्यूशन का कार्य किया जाता है, क्योंकि इन सभी इंडस्ट्रीज का गंदा पदार्थ जो है नाली से बह करके वाटर बॉडीज में जाता है, नदियों और समुद्र में जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज दैट let out dyes, detergents, acids, salts, heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastic and rubber। ये सभी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो व्यापक पैमाने पर वाटर पॉल्यूशन का कार्य करते हैं, क्योंकि इन सभी प्रकार के फैक्ट्रीज जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, इन सभी फैक्ट्रीज से जो बेकार का पदार्थ रिलीज होता है, वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है, वो वाटर बॉडीज में चला जाता है, नाली के रास्ते से ड्रेन से होते हुए वाटर बॉडीज में, रिवर में और सी, ओशियन इत्यादि में चला जाता है। इस तरह से पूरा दुनिया का वाटर पॉल्यूशन के लिए इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड्स वेस्ट इन इंडिया। तो फ्लाई ऐश धुआं के रूप में उड़ता हुआ राख, फॉस्फोजिप्सम, आयरन एंड स्टील स्लैग्स, ये सब जो है पार्टिकुलेट मटेरियल्स हवा में उड़ते रहते हैं, और एयर पॉल्यूशन, और ये जब वाटर में घुल जाते हैं तो वाटर पॉल्यूशन का कार्य करते हैं। अब इसके बाद थर्मल पॉल्यूशन। तो थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers। तो जब हॉट वाटर को थर्मल प्लांट से या फैक्ट्रीज से रिवर में रिलीज किया जाता है, पॉन्ड में यानी तालाब में रिलीज किया जाता है, उसको ठंडा नहीं किया जाता और गर्म ही पानी को नदी में, तालाब में छोड़ दिया जाता है या सी में छोड़ दिया जाता है, तो इसका प्रभाव होता है थर्मल पॉल्यूशन। तो वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट से इस प्रकार का हॉट वाटर रिलीज किया जाता है। न्यूक्लियर एंड वेपर प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर्स। तो ये न्यूक्लियर प्लांट्स से जो हॉट वाटर रिलीज किया जाता है, ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को पैदा करने के लिए काफी है। इसका जो रेडिएशन है, एटॉमिक रिएक्टर से निकलने वाला रेडिएशन, तो वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है।
बर्थ डिफेक्ट्स को जन्म देता है, मिसकैरेजेज। सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। तो डंपिंग ऑफ वेस्ट, स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग, सॉल्ट्स, गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस। फैक्ट्रीज का जो कूड़ा कचरा है वो मिट्टी के साथ जब मिल जाता है तो सॉइल की क्वालिटी बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है और सॉइल पॉल्यूशन का कार्य करता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग, केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स इत्यादि और गार्बेज यानी कूड़ा कचरा जो है सॉइल पॉल्यूशन का कार्य करता है। पानी के, वर्षा के पानी के साथ ये पॉल्यूटेड मटेरियल जो है सॉइल में मिल जाते हैं, टपक टपक करके नीचे चले जाते हैं। तो रेन वाटर परकोलेट्स टू द सॉइल कैरिंग द पॉल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड। यानी कूड़ा कचरा जमीन पर रखा रहता है और जब वर्षा होती है तो वर्षा के पानी के साथ ये सॉइल में मिल जाता है और इस प्रकार से सॉइल को, और जब ये पानी के अंदर, जमीन के अंदर पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, जब पानी के अंदर ये कूड़ा कचरा पहुंच जाता है जमीन के अंदर के पानी में तो फिर वाटर भी पॉल्यूटेड हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है और वो वाटर को हम बोरिंग वेल के द्वारा, मोटर के द्वारा बाहर खींचते हैं और पीते हैं तो उससे तरह तरह का रोग बीमारी होता है। अब इसके बाद इंडस्ट्रीज एक और प्रकार का पॉल्यूशन करता है, वो है नॉइज पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रीज के द्वारा काफी तादाद में ऐसा नॉइज, खड़खड़, फड़फड़ इत्यादि की आवाज करता रहता है जिससे लोगों को इरिटेशन होती है, सुन करके लोगों को गुस्सा होता है। इससे इंडस्ट्रीज के नॉइज पॉल्यूशन के चलते बहुत लोग बहरे हो जाते हैं, लोगों का हार्ट बीट बढ़ जाता है नॉइज पॉल्यूशन के चलते और ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या हो जाती है, लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स यानी लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड इफेक्ट्स होता है। अनवांटेड साउंड से लोगों को काफी चीड़ होती है और इससे लोगों को तनाव उत्पन्न हो जाता है। इंडस्ट्रीज के द्वारा इस प्रकार का नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है और यही कारण है कि इंडस्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन जनरली किया जाता है वो शहर या बस्ती से दूर। तो इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, सॉच एंड न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। तो इस तरह से जो मशीनरी चलने का आवाज होता है, ट्रैक्टर, थ्रेशर इत्यादि की आवाज, फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स, जनरेटर चलने की आवाज, आरा मिल की आवाज और इलेक्ट्रिक ड्रिल्स जब चलता है, ये सब की आवाज नॉइज पॉल्यूशन का प्रमुख कारण बनता है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रीज के द्वारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का कार्य हो रहा है, तो आखिर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ये दोनों टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है कि हाउ डू इंडस्ट्रीज क्रिएट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसको अभी आप हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। कभी कभी ये भी पूछता है कि हाउ कैन वी कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पॉल्यूट 8 times द क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर। यानी 1 लीटर गंदा पदार्थ वो 8 लीटर फ्रेश वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है। और इस तरह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने का क्या उपाय है?
वाटर पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को, लैंड पॉल्यूशन को रोकना आवश्यक है। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड? तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रोकने का कुछ उपाय है कि मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। यानी प्रोसेसिंग में वाटर का प्रयोग कम करना, कम करेगा वाटर पॉल्यूशन का कार्य। वाटर का इस्तेमाल प्रोसेसिंग में कम करना है, बल्कि प्रोडक्ट्स को रीयूज और रिसाइकल करने पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा की जो बूंदें होती है छत पर गिरती है, वो पानी को बर्बाद नहीं होने देना है। उसको एक पिट बना करके, गड्ढा बना करके उसमें उसको जमा करना है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल राइज होता है। इसको कहता है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। हॉट वाटर जो थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट या न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्लांट इत्यादि से जो रिलीज किया जाता है वाटर बॉडीज में, तो पहले उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। तो ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 phases। तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स यानी फैक्ट्री का गंदा पदार्थ को वाटर बॉडीज में, नदी में, समुद्र में मिलने से पहले उसको ट्रीट करना पड़ेगा। शहरों का गंदा पानी को नदी में मिलने से पहले उसको ट्रीट करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि करमली चक में बहुत बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। यहां पर नालियों का गंदा पानी जो आता है उसको शुद्ध करके तब गंगा में छोड़ा जाता है। तो इस ट्रीटमेंट का 3 स्टेज है। प्राइमरी ट्रीटमेंट है बाई मैकेनिकल मीन्स। इसके अंतर्गत स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन इत्यादि आता है। दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है। और तीसरा है टर्शरी ट्रीटमेंट, इसमें बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस आता है। इसमें रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर का कार्य किया जाता है। तो withdrawing of groundwater reserves by industry where there is a threat to groundwater resources also needs to be regulated legally। तो इस तरह से जहां पर पानी की कमी है वहां पर ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस से करना भी सही नहीं है। पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाई फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज जो लगाते हैं, जो एयर पोल्यूशन का काम करते हैं, उनको जो है स्मोक स्टैक्स फिट करने की आवश्यकता है, ताकि पार्टिकुलेट मटेरियल को वो सोख लें। तो फाइबर फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड internal separators, smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal in factories। फैक्ट्रीज में कोल के बजाय ऑयल गैस का इस्तेमाल करने से धुआं कुछ कम होता है। अगर रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए तो सबसे अच्छा है। यानी रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहिए। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए खुद अपने छतों पर सोलर प्लेट लगवा सकते हैं। अब तो सरकार उसके लिए मतलब पूरा पैसा भी दे रही है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विथ साइलेंसर्स। जनरेटर जो काफी तादाद में नॉइज पोल्यूशन करता है, तो जनरेटर में साइलेंसर फिट करने की आवश्यकता है।
तो almost all machinery can be redesigned to increase energy efficiency and reduce noise. तो noise absorbing material may be used apart from personal use of earplugs. साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अप्रोच अपनाना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से भी हम लोग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से बच सकते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। और इसी के साथ आपको ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर भी समाप्त हो गया, क्योंकि इसके बाद जो एक चैप्टर है, ये 7th चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, इसमें मैप वर्क ही सिर्फ पूछ सकता है। यानी इस चैप्टर का सिर्फ मैप वर्क आपको प्रैक्टिस करना होगा। थैंक यू।